गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज से हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 1, 2 और 3 का जो पर्यावरण अध्ययन है उसको हम लोग पूरा सा यानी पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में है। देखिए, आप जब एनसीईआरटी का बुक खोलते हैं तो आपको उसमें बहुत सारी कहानियां मिलती है, एग्जाम्पल मिलती है, लेकिन हम लोग वही पढ़ेंगे जो हम लोग को एग्जाम से आते हैं। इसके पहले आपने जो वीडियो देखा उसमें केवल पेडागोगी था नहीं, और अब हम एनसीईआरटी का सारांश देखते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी का सारांश देखें तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ओके, हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। आप जानते ही हैं कि जब क्लास 3 का पर्यावरण का बुक देखिएगा तो उसमें लिखा रहता है आस पड़ोस, ऐसे ना लिखा रहता है आस पड़ोस। ठीक है, ये किताब का नाम रहता है। और उसके बाद कक्षा 1 एवं कक्षा 2 में पर्यावरण की कोई किताब एनसीईआरटी में नहीं है, और इसको हम लोग किसके माध्यम से पढ़ते हैं? गणित एवं भाषा के माध्यम से पढ़ते हैं। गणित एवं भाषा के माध्यम से पढ़ते हैं। और क्लास 3, 4 एवं 5 में एनसीईआरटी ने क्या कर दिया है? आपको पर्यावरण अध्ययन की किताबें लिखा है, उसी को हम लोग पढ़ेंगे और उसी से क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। एनसीईआरटी का जो निर्माण करता है उसका मुख्य योगदान किसका होता है? सीबीएसई का होता है। ठीक है, मान्यता प्राप्त यही बुक होती है जो कि आपके पूरे भारतवर्ष में ये चलती है एनसीईआरटी। उसके बाद हम लोग आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो आपका क्लास है वह कक्षा 3 से शुरू करेंगे और सब पॉइंट देखेंगे। करेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। आपके पर्यावरण की शुरुआत करते हैं हम लोग स्वच्छ भारत अभियान से। नहीं, स्वच्छ भारत अभियान यानी भारत में बिल्कुल चारों तरफ क्या हो? स्वच्छता हो, किसी भी प्रकार की गंदगी ना हो। इसकी शुरुआत गांधी जी के 150वीं वर्षगांठ के लिए किया गया था। नहीं, और ये जो शुरुआत हुई थी 24 अक्टूबर 2014 को, जिस दिन गांधी जी का क्या था? जन्म दिवस था। नहीं, और इसका मुख्य लक्ष्य जो रखा गया था वह रखा गया था खुले में शौच मुक्त भारत को हासिल करना। लक्ष्य था खुले में शौच मुक्त भारत को हासिल करना, यानी खुले मैदान में शौच न किया जाए। ठीक है, इसीलिए अभी आपको पता है कि हर जो घर है उसमें गवर्नमेंट जो है व्यवस्था करती है कौन चीज? शौचालय की व्यवस्था कर रही है। अभी तो जल नल की भी व्यवस्था कर रही है, पानी जमा न हो इसके लिए वह जो है क्या चैम्बर टंकी भी लगवा रही है। तो ये सारा चीज है। अब एक बात समझिएगा कि इंद्रधनुष जो होते हैं, आप सभी को पता है कि थोड़ा सा इंद्रधनुष के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है वह बरसात के दिनों में होता है। जनरली कब होता है? बरसात के दिनों में। जब वर्षा की बूंदे पर सूरज की प्रकाश पड़ती है तो वह क्या हो जाती है? 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। वह नहीं, वह प्रकाश के किस कारण? परावर्तन, अपवर्तन की कौन चीज के कारण होता है? प्रकाश के जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसको हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन। जब सूरज का प्रकाश जो बारिश के बूंदों पर पड़ती है तो वो बारिश का बूंद जो है क्या कर देते हैं? उसको 7 रंगों में बांट देती है। नहीं, अब देखिएगा आपको जो आपका ये कोई भी श्वेत प्रकाश होता है वो कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 7 रंगों से। ठीक है, और देखिएगा एक चीज कहता है कि आकाश में शाम के समय आकाश का रंग कैसा होता है? आकाश का रंग जो होता है वह पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। आकाश जो होता है ऐसे जनरली हम लोग कहते हैं इसको कौन ग्रह के नाम से जानते हैं? आकाश का रियल कलर होता है नीला, लेकिन जब एक अंतरिक्ष यात्री देखेगा तो ये कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। नीला
वो पृथ्वी के वाटर के कारण दिखता है, और नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है, जल की उपस्थिति के कारण होता है। नहीं तो कहता है कि आकाश में शाम के समय, जब शाम का समय आता है 5 बजे के बाद, तो शाम के समय पूर्व दिशा में तथा प्रातः काल पश्चिम दिशा में, प्रातः काल पश्चिम दिशा में, और वर्षा के पश्चात, वर्षा के पश्चात यानी वर्षा के बाद लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी नीला तथा बैगनी, ऐसे टोटल को हम लोग बैनिया पिनाला के नाम से भी जानते हैं। बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला और कौन सा नारंगी और लाल, ये सारा कलर होते हैं। ठीक है। वर्णों यानी बोले तो रंगों से मिलकर क्या होता है, जो आकृति बनती है, बनी विशाल का यानी बहुत बड़ा वृत्ताकार वक्र क्या कहलाता है, इंद्र धनुष कहलाता है। इंद्र धनुष कहलाता है। दूसरी बात समझिएगा कि बैगनी जो रंग होता है और लाल रंग, सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य की अगर बात कीजिएगा, ठीक है, सबसे ज्यादा जो क्या होता है, सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य वह लाल का होता है, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य वो होता है बैगनी का। तरंगदैर्घ्य का मतलब होता है उसके कौन चीज, उसके भटकाव का जो कारण होता है, कौन सा कलर कितने एंगल से घसकता है, वो सब किस पर डिपेंड करता है, उसके तरंगदैर्घ्य पर। और जो घसकता है नहीं, तो आप देखते होंगे कि जब इंद्रधनुष बनता है तो उसका क्रम इस तरीके से होता है, बै नी आ पी ना ला, ये ना होता है। तो सबसे नीचे देखेगा, मान लीजिए कि ये है आपका स्पेक्ट्रम, नहीं सॉरी स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं, अगर ये प्रिज्म है आपका, तो इस पर अगर 7 रंगों की एक पट्टी, 7 रंग श्वेत प्रकाश को गुजारेंगे, तो यह क्या करेगा, यह आपका कितने कलरों में बट जाती है, 7 कलरों में, 2 4 5, ठीक है, 6 और 1 7। तो सबसे ऊपर जो देखेंगे लाल होगा, और सबसे नीचे जो होंगे बैगनी, लेकिन एक पट्टी पर, किसी पट्टी पर प्राप्त हो, डायरेक्ट तो नहीं होगा, नहीं। तो यहाँ पे देखिए सबसे कम जो विचलन है वह किसका है, लाल का। सबसे कम विचलन जो है, विचलन माने मुड़ाव जो है, वह होता है लाल का, और सबसे ज्यादा जो विचलन होता है वह बैगनी का होता है। नहीं, इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जब खतरे का, यानी जब हम लोग किसी खतरे का सिग्नल देना होता है तो कौन कलर देते हैं, लाल, ताकि वह दूर से ही क्या हो जाए, दिख जाए। समझ रहे हो। तो अगर हम लाल पहन के ना अब बाजार में जाएंगे तो लोग ज्यादा पर देखेंगे, क्यों, क्योंकि उसका दूरी ज्यादा होगा। नहीं तो कौन रंग के पहन के जाए, उजला भी पहन के जाएंगे तो दिक्कत है, काला भी पहनेंगे तो दिक्कत है, तो है कहाँ अच्छा, तो नहीं, हल्का कलर में पहना जाए। नहीं, कोई भी कलर कैसा होना चाहिए, लाइट कलर नहीं होना चाहिए, हल्का कलर।
आइए देखते हैं वर्षा अथवा बादल में। देखिए जब वर्षा होना शुरू होता है, वर्षा होना क्या हो गया, शुरू हो गया, ऐसी ना। और ये बादल उड़ रहा था। बादल क्या वाष्पन क्रिया के कारण होता है हुआ नहीं। देखिए यहाँ पे तो बादल था, वर्षा होना शुरू हो गया। अब जब वर्षा हुआ तब पृष्ठ तनाव के कारण एक ही स्वरूप में गिर रहा है, ऐसे ना, गोल गोल होकर। और जब गोल होकर गिर रहा है तो इस पर क्या पड़ा, सूरज का प्रकाश। और सूरज का जब प्रकाश पड़ा तो सूरज के प्रकाश का क्या हुआ यहाँ से, या तो परावर्तन हो गया होगा ना तो अपवर्तन। अपवर्तन तब होगा जब इसके अंदर से होके गुजरा होगा, परावर्तन तब होगा जब यहीं से उड़ गया होगा, ऊपरे ऊपरे नहीं, हवा से हवा। तो अब सुनिए दोनों कारण हो सकता है। तो जैसे ही हुआ तो यह जो है एक प्रिज्म की तरह काम किया, और प्रिज्म ने क्या किया, इस रंग को कितने भागों में बांट दिया, श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बांट दिया। तो यही कहता है कि वर्षा अथवा बादल में पानी की सूक्ष्म बूंदों अथवा कोनों पर पड़ने वाले सूरज के किरणों का जो विक्षेपण होता है, विक्षेपण माने मुड़ाव होता है, उसी से इंद्रधनुष के सुंदर रंगों का क्या होता है, उत्पत्ति हो जाती है। नहीं, अब अपवर्तित अथवा परावर्तित, अपवर्तित या परावर्तित कहाँ होगा, तो वर्षा की बूंदों पर होगा नहीं, और उसी के कारण क्या बन जाता है, इंद्रधनुष। कभी कभी पूछता है कि इंद्रधनुष बनने का कारण बताइए। अब इंद्रधनुष जो होता है सदैव दर्शक के पीछे यानी पीठ होने पर ही दिखाई पड़ता है। नहीं, मान लीजिए सूरज अगर आपका पश्चिम दिशा में करने का रही है, पश्चिम दिशा में, चूंकि शाम के समय बनता है ज्यादा नहीं, तो आपको लिखा भी है कि शाम में करने का पूरब की ओर ना करने का बनेगा। शाम के समय जो इंद्रधनुष बनता है किधर बनता है, पूर्व की ओर। तो पीठ के पीछे ना बना है, करने का पश्चिम। शाम के समय सूरज करने होगा पश्चिम, लेकिन बना किधर रहा है, पूर्व। यानी अगर हम सूरज को देख रहे हैं उधर तो हमारे पीठ के पीछे बना रहा है नहीं, तो ये कहाँ बनता है, पीछे। अब इंद्रधनुष के बारे में आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया। अब हम लोग शुरुआत करते हैं, नोट हो चुका है। अब हम लोग ब्रेल लिपि के बारे में पढ़ते हैं। आप सभी को पता होगा कि लुईस ब्रेल जो थे जब छोटे थे तो उनको चोट लग गया था आंख में नहीं, और जिसके कारण उनकी आंखें की रोशनी गायब हो गई थी। उन्होंने अपने प्रयास से एक क्या किया था, ब्रेल लिपि का निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं ब्रेल लिपि का। ब्रेल लिपि में समझिएगा, सबसे पहले इसके जो आविष्कारक थे, खोजकर्ता थे, वो कौन थे, तो लुईस ब्रेल ने इसकी खोज किया। खोज लिखते हैं ना, लुईस ब्रेल ने ब्रेल लिपि की खोज कौन किया था, लुईस ब्रेल ने किया था। ये जो है ब्रेल लिपि किसके लिए होता है, तो दृष्टि बाधित नहीं, ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, दृष्टि बाधित लोगों या दृष्टिहीन लोगों के लिए। दृष्टि माने होता है क्या, दृष्टि माने देखना, आंखें नहीं, तो दृष्टिहीन लोग के लिए किसका प्रयोग किया गया, ब्रेल लिपि का प्रयोग किया गया था, ठीक है। और ये रहने वाले कहाँ थे, लुईस ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे। और उसके बाद समझिएगा कि ये जो होते हैं, कौन होते हैं, ब्रेल लिपि जो होते हैं, इसमें टोटल बिंदु कितने होते हैं, 6 डॉट्स का। इसमें जो ब्रेल लिपि होते हैं उसमें 6 क्या होते हैं, डॉट्स होते हैं ना, 6 डॉट्स होते हैं। कैसे रहते हैं, तो आपको इस तरीके से रहते हैं, ऐसे रहते हैं, लूडो में का रहता है ना, हाँ इसी तरीके से रहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कितना बिंदु रहता है, 6। हर अक्षर में क्या गो बिंदु, 2 ऐसी को ना ऐसे ऐसे मान लो, ऐसे छू के ऐसे देखे कथी है, फिर ऐसे दे ना तो उसी तरीके से पढ़ता है ब्रेल लिपि के माध्यम से, करेक्ट है। तो यहाँ तक कोई समस्या है तो हमें बताया जाए क्या, हाँ बिंदु भी लिख लो, डॉट्स ऐसे जनरली डॉट्स भी कहते हैं और उसको बिंदु भी कहा जाता है। कोई दिक्कत है, अब आइए जानते हैं इग्लू के बारे में। इग्लू क्या समझो, इग्लू समझो।
मान लीजिए कि पूरा बर्फ है ना, और इस बर्फ को क्या किया, इसे काट दिए, ऐसे निकाल लिए, निकल गया कट के, ये हो गया। यही जो अर्ध वृत्ताकार होता है, अर्ध गोलाकार, यही ना होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। यानी इग्लू जो होता है बर्फ के, कह सकते हैं कि बर्फों के घरों को, या बर्फ से बने घर, बर्फ से बने घर को क्या कहा जाता है, इग्लू कहा जाता है ना। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ध्यान दो। इग्लू समझ में आना गया, बर्फ से बने घर होते हैं। अच्छा, ये बर्फ से बने घर में तो ठंडा लगना चाहिए था, लेकिन ठंडा नहीं लगता, क्यों? क्योंकि वह हवा को अंदर जाने नहीं देता है। नहीं, और बाहर, अंदर वाला भी बाहर आने, अंदर की गर्मी को बाहर जाने नहीं चूंकि देता। ऐसी देखो ना, उसका तो टेम्परेचर होता है बाहर का बहुत कम टेम्परेचर होगा, इसीलिए वहां पे गर्मी महसूस होती है। इग्लू, एक बात समझिएगा बच्चे लोग, डल झील जो है ना, डल, बूलर, नाग नागिन, जम्मू कश्मीर, सब जम्मू कश्मीर में। तो डल झील जो है वह कहाँ स्थित है, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर। नाम बोला राजस्थान, उत्तराखंड में ताल वाला, नाम बोला नहीं। राजस्थान, हाँ। नैनीताल, हाँ, चलिए, तो डल झील कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। देखिएगा ये ना बउआ, राजस्थान, ये जो जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर की ना दूसरी सबसे बड़ी झील है। दूसरी पूछेगा कि दूसरी सबसे बड़ी झील जो है जम्मू कश्मीर के, ये कौन है, तो कौन है आपका, डल झील जो है जम्मू कश्मीर के दूसरी सबसे बड़ी झील है, ठीक है। और इतने नहीं, श्रीनगर जो था वह जम्मू कश्मीर के ग्रीष्म कालीन राजधानी था, अब नहीं है, ठीक है, ग्रीष्म कालीन। देखिएगा श्रीनगर जो था, श्रीनगर वह जम्मू एंड कश्मीर की ग्रीष्मकालीन समझते हैं, जैसे अभी गर्मी का मौसम है, तो अभी जो है वह श्रीनगर जो था वह क्या हो जाता, जम्मू कश्मीर की कौन चीज हो जाता, राजधानी हो जाता था। और एक बात और कीजिएगा, और विंटर जो था, विंटर मतलब शरद में नहीं, शरदकालीन राजधानी जो था, शरदकालीन राजधानी जो था बुआ, वह कौन था, जम्मू था। कौन था, जम्मू। आपको पता है ना कि जम्मू नहीं और श्रीनगर दो अलग है, अलग अलग, लेकिन अब तो 370 हट चुका है अनुच्छेद, नहीं तो 370 अनुच्छेद तो एक राज्य की भांति हो गया। तो अब जो है नहीं, अब जो है वह एक केंद्र शासित, पहले क्या था, जम्मू कश्मीर जो था एक केंद्र शासित प्रदेश था कि नहीं था, एक राज्य था, लेकिन 370 था, जो कि पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं था, उसको केंद्र का उस पर डायरेक्ट था। हाँ, उसका अपना एक संविधान होता था। लेकिन अब जो है एक दो केंद्र शासित प्रदेशों में बट गया, एक तरफ लद्दाख हो गया और दूसरी तरफ जम्मू। समझ गए? तो कई केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, माने 2, टोटल केंद्र शासित प्रदेश हो गए 8 और टोटल राज्य हो गए 28। कई राज्य हो गए 28 राज्य हो गए। तो याद रखिएगा, ठीक है। अब एक होता है टांका। टांका क्या होता है, टंका जिसको कुछ लोग कहते हैं ना, टांका। टांका क्या होता है, जब न गड्ढा खोदकर पानियों को एक जगह इकट्ठा किया जाता था तो उसी को क्या कहा जाता था, टांका कहा जाता था। यानी घर में गड्ढा खोदकर और बारिश के पानी को क्या किया जाता था, इकट्ठा। घर में कौन चीज खोदना है, गड्ढा खोदकर बारिश कौन चीज करना के पानी को, कौन चीज करना बाबू, पानी को इकट्ठा करने का स्थान, इकट्ठा करने का स्थान क्या कहलाता है, टांका कहलाता है। टांका क्या कहते हैं उसको, टांका कहते हैं। तो क्लास 3 में ज्यादा नहीं पढ़ना था, ये सब एनसीईआरटी कौन क्लास का था,
3 3 का। अब मेन एनसीईआरटी जो शुरू होता है पर्यावरण का क्लास 4th का होता है। कौन होता है? 4th का। तो आज बस इतना ही। अब अगले क्लास में लेकर आऊंगा कक्षा 4 का एनसीईआरटी पर्यावरण। ठीक है, जहां भी समस्या होगी आप एक बार एनसीईआरटी का बुक पलटिएगा, क्लास 3rd का एनसीईआरटी, बिहार बोर्ड का और यूपी बोर्ड का नहीं। ठीक है, और आप उसको एक बार क्लियर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।